कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का नेक्स्ट पार्ट। और मैंने जेई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये एक फिर से पोर्शन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे इस बार 90 डिग्री पे हमने ये चार्ज एंट्री मारी। इसके बाद ये हमारे पास एक एम्प्टी सर्कल से v वेलोसिटी से ही, अगर v वेलोसिटी से अंदर गया, v वेलोसिटी से बाहर आ गया, 90 डिग्री एंगल ही बना रहा है। तो इस बार रेडियस हमारा बताओ क्या होएगा। देखो एक बार रेडियस होएगा ये चीज, क्योंकि ये हाफ एंगल बना रहा है ना। अब सेंटर से ये कितना कितना है 180 डिग्री। तो 360 के लिए अगर t है, 1 के लिए t बाय 360 है, तो ये 180 डिग्री है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री एंगल इसने अंदर कवर किया है ना, तो ये हो जाएगा, दोनों तो 180 से कर देंगे, 180 डिग्री के लिए हो जाएगा t बाय 2, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस, मान लो ये हमारे पास, ये हमारे पास v वेलोसिटी से गया, इसने ये फिर से सर्कुलर मोशन बना रहा था, लेकिन अभी ये पूरा यहां से टर्न करे उससे पहले ये जो d है, मान लो ये जो पोर्शन है इसकी विड्थ d है, ये d खत्म हो गया, तो ये v वेलोसिटी से यहां से बाहर निकल गया। अभी सर्कल पूरा ही नहीं हुआ था, तो बाहर निकल गया, ऐसे बाहर निकलना पड़ा। तो अब इसमें रिलेशन निकालना है d और इसके रेडियस में, d और रेडियस में रिलेशन निकालने एक बार निकाल लो। मान लो ये हमारे पास सेंटर है उस सर्कल का, तो ये सेंटर है, तो ये हमारे पास रेडियस नहीं, एक मिनट सॉरी, ये सेंटर नहीं होएगा, सेंटर यहाँ इसके ऊपर होएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल पे एंट्री इसने करी है, ये हमारे पास रेडियस है। एक बार डी और आर में रिलेशन निकाल लो, और मान लो ये हमारे पास थीटा एंगल में मान लो ये आया है, देखो ये डी है, ये आर है, कुछ नहीं करना, बस ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, क्या होगी देखो। ये हम एक काम करते हैं, ये अगर डी है, हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, ये हो जाएगा डी बाय आर, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स डी बाय आर। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे। ये होती है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, या फिर कहो आई एल, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें एल क्रॉस बी। इससे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे, बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो ये एक कंडक्टर है, ये हमारे पास इस पे आई करंट जा रहा है, और इसकी मान लो लेंथ एल ही है, और इंडक्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ये बी है। फोर्स निकालना, कैसे निकालेंगे बताओ। अच्छा अब कहीं कहीं कि एल, ये लेंथ तो हम इस साइड में ले सकते हैं, इस साइड में ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो एक पॉइंट लिखो, वी टेक
डायरेक्शन ऑफ एल इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब करंट इधर जा रहा है, करंट मान लो इधर जा रहा है और बी हमारा बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो यहां पे क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। मान लो हमारा यानी एल इस तरफ है और बी बाहर की तरफ है, एल इस तरफ है और बी बाहर की तरफ है, यानी हाँ ऐसे नीचे की तरफ, एफ लग रहा है नीचे की तरफ। ये देखो ना, हमारे पास ये आई, हमारा आई इस तरफ है और बी हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे मोड़ेंगे तो ये एफ नीचे की तरफ जाएगा, एफ नीचे की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। इस पे एक बात क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम एक अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field produced by another conductor, conductor। ठीक है, ये चीज मान लो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है, इसमें एक I1 करंट जा रहा है, इसमें एक I2 करंट जा रहा है, ये इसकी लेंथ हमने L ले ली है। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, ये तो हमें पता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। अब इस मैग्नेट हमने क्या पढ़ा था कि हमने अभी सीखा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक करंट का एक कंडक्टर रखेंगे उस पे फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखा था, BIL sin थीटा। अब इस पे हमें वही चीज करनी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर से दे रखी, एक हमारे पास कंडक्टर दे रखा है इनफाइनाइट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे भी बने, है ना। तो इसकी वजह से इस पे जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो बतानी है। तो फोर्स कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे बी, आई कौन सा आएगा, I2, क्योंकि I2 पे निकाल रहे हैं, L है ना। अब यहां पे हमारे पास है साइन थीटा, यहां पे हमारे पास थीटा एंगल कितना होएगा, यहां पे हमारे पास थीटा एंगल कितना होएगा, ये होएगा 90 डिग्री। ऑब्वियस है, कैसे, देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है ना, ये 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, यहाँ पे ऐसे घूम रही होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ऐसे घूम रही है। अब ये I2 करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में ही घूम रही है ना, चाहे किधर भी लो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस वाली I2 के परपेंडिकुलर होगी, I2 के परपेंडिकुलर होगी, यानी L के परपेंडिकुलर होगी। तो साइन थीटा तो हमेशा हमारा 90 डिग्री आएगा, तो ये हमेशा BI2L ही रहेगा। अब B कौन सा आएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए क्या, सारों के लिए, KIR साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 ऊपर भी 90 जा रहा है, नीचे भी 90 जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा 2KI/R, I लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, I2 वाला, ये हो जाएगा 2KI1/R। R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, I2L। तो यहां से ये आ जाएगा, कहां लिखूं, एक मिनट, ये रफ कर देता हूं, इसका काम हो गया। ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला लिखो, 2KI1I2L/R। अच्छा कई बार पूछ लेते हैं फोर्स
फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें F बाय एल की वो वैल्यू पूछ रहे हैं। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा है तो F बाय एल की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये बात एक हमारे पास कॉपी में साइड में नोट कर लो, फोर्स अपॉन लेंथ हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी पूछ सकते हैं। अच्छा, यहां से एक और चीज पूछेंगे, के को मैं खोल देता हूं, वैसे के को खोलने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूं। म्यू नॉट बाय, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 L। ठीक है, एक बार इसे नोट करो, ये है हमारा फोर्स। अब इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या, मान लो ये कंडक्टर है इनफाइनाइट I1, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर रखा हुआ है I2, इसकी लेंथ L है, इसके बीच में डिस्टेंस है R, ये और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है R। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, डिस्टेंस दिख दीजिए थोड़ी सी, है ना, ये पूरी डिस्टेंस के बीच में R है, ये पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, मैं कह रहा था अब इसके इसके इस पे फोर्स क्या लग रही होगी, अब हमें बतानी है। एक बार से ट्राई करो, ट्राई किया होगा। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, देखो मैग्नेटिक फील्ड, एक बार इस बात को फिर कोशिश करो, हर जगह अलग अलग अब लग रही होगी, तो अब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक स्मॉल डीएफ लिखता हूं, BI2, अब मैं इसे dx लिख लेता हूं, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो dx लिख लेता हूं। और b को मैं कैसे लिखूंगा, वही जैसे पहले लिख रहे थे, 2k। अब देखो, जब मैं ये I1 यहां पे I1 ले रहा था और इधर ये I2 ले रहा था, जब B जा रहा था तो हर जगह यहाँ पे जितना भी B हमारे पास, B की जो जो हमारे पास सर्कुलर B से हम डिनोट करते थे, वो हर जगह सेम डिस्टेंस पे लग रहा था। इस बार डिस्टेंस चेंज हो रही है हर बार, तो अब मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसे 2ki/x लूंगा। ठीक है, 2ki/x लूंगा, तो df हो जाएगा 2k, ये I1 2ki1 x I2 dx, df हो जाएगा 2ki1 I2 dx अपॉन x, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। अब ये तो पूरा ही f आ जाएगा, और ये हो जाएगा, हमें ये निकालना है ना, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा r से लेके r डिस्टेंस से लेके r प्लस l तक, तो ये यहां से हो जाएगा f की वैल्यू 2ki1 I2 ln, मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक मिनट, एक बार इसे नोट करो, मैं फिर लिखता हूं इसे, एक बार इसे इतना नोट करो, कर लिया होगा। हमारा आ रहा था फोर्स की वैल्यू 2ki1 I2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये r प्लस l, है ना, यही आ रहा था ना। फोर्स आ जाएगा 2ki1 I2, ये इस 1/x की इंटीग्रेशन के ln, ये हो जाएगा x r प्लस l, ये हमारे पास r, तो यहां से फोर्स की वैल्यू आएगी 2ki1 I2 ln r प्लस l अपॉन r, ये है हमारा आंसर। एक बार इसे नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एक रिजल्ट भी है, इसे याद रखना है जब ऐसे सिचुएशन। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट पे भी एक बार बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पे एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चीज होती है,
सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है आई ए। इसमें हम डायरेक्शन लेते हैं ए की, यानी एरिया वेक्टर की, ये एरिया वेक्टर है। और एन टर्न्स के लिए होता है एन आई ए। ठीक है, मान लो ये एक हमारे पास लूप है हाफ रिंग रिंग टाइप की, इसमें आई जा रहा है। ठीक है, और मान लो ये है हमारे पास R2, ये है R1, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी I इंटू पाई R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर अपॉन 2। ये इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, ये x एक्सिस है, ये y, ये x एक्सिस है। मान लो ये थोड़ा ढंग से बनाता हूं, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास a है। ठीक है, मान लो ये पूरा एक लूप ही है ना, मान लो इसमें आई करंट जा रहा है, ये पूरा आई करंट ही ले लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन्स में ऐसे डिवाइडेड है, तो यहाँ हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। वो कैसे होएगा, इस बार हमें आई कैप जे कैप की फॉर्म में बताना पड़ेगा। देखो इसका हम करंट, हमारे पास जो एरिया होएगा वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करके लेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखो कैसे होएगा, ये आई ऐसे जा रहा है, तो मान लो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना, आई अंदर की तरफ जा रहा है, और ये किस तरफ जा रहा है, इसमें एक मिनट, हाँ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं आई ए बी माइनस जेड, यानी माइनस के कैप प्लस आई ए बी माइनस जे कैप, इसके लिए ये आंसर। अच्छा, मान लो हमसे पूछा गया, मान लो हमसे पूछा गया एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट और एल का रेशियो बताओ। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे निकालते हैं इसका। मान लो ये आ जाएगा आई इंटू ए अपॉन एल, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सॉरी हमारे पास एल एम अपॉन एल होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा एम वी आर। अच्छा, ये ए होता है पाई आर स्क्वायर और क्यू आई होता है क्यू बाय टी, और ये हो जाएगा ए पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एम की वैल्यू वी, एम के साथ वी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा आर, और ये भी है आर। टी, अच्छा टी होता है हमारे पास, एक मिनट, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से ये हो जाएगा क्यू पाई आर स्क्वायर अपॉन, टी को लिख रहे हैं 2 पाई बाय ओमेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल, ये आ रहा है क्यू बाय 2m, एम अपॉन एल इसकी वैल्यू होती है क्यू बाय 2m, एक कांस्टेंट वैल्यू। इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जेई वाले डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे नोट कर लो, कर लिया होगा नोट।
मान लो, अब मान लो ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर हमारे पास रिंग है, इसमें आई करंट जा रहा है। अब यहाँ पे इसे थीटा एंगल से करा तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हम अगर लिख रहे हैं ये हो जाएगी एम बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, स्मॉल है बहुत ज्यादा, तो हमारे पास लिखा टॉर्क लिखा जाएगा एम बी थीटा। ठीक है। अच्छा एक और चीज लिखो, u हमारा होता है माइनस एम डॉट बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मतलब जैसे कि अगर हमने, मतलब जैसे कि अगर ये घूमा थीटा वन, पहले थीटा वन किस एंगल पे है, मान लो थीटा 30 डिग्री एंगल पे है, उसके बाद थीटा टू एंगल ये 60 डिग्री एंगल पे आ गया, तो उसके बीच में जो वर्क एक्सटर्नल हुआ है वो क्या है। ठीक है, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक बार से नोट कर लो। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा कैसा दिखता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हम इस पे भी अच्छे सवाल आ जाते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये रहा हमारा, ये रहा इसका नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इतनी सी बात। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट अंदर हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में ये रखा हुआ है, यहाँ पे इस पे नंबर ऑफ टर्न्स होती है। ये अब हम 2D फेस बना रहे हैं हमारे पास, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये टर्न्स होती है ना, यहाँ पे टर्न्स होती हैं। अच्छा ये हमारे पास, ये हमारे पास, अच्छा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये वाली चीज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल टॉर्क का होता है। बेसिकली ये टॉर्क पे डिपेंड करता है, टॉर्क हमारे टॉर्क पे डिपेंड नहीं, टॉर्क किसका प्रिंसिपल होता है, काम करने का। और एक और मेन चीज, ये हमेशा इसके मैग्नेट्स इसे 90 डिग्री पे रखने की कोशिश करते हैं, इसको हमेशा ये 90 डिग्री पे रखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, क्या होती है देखो, टॉर्क निकालने की, टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अरे एम बी साइन थीटा हमने पढ़ा था ना, एम बी साइन थीटा क्या होता है, एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी, है ना। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये हमेशा इसे 90 डिग्री पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम बी साइन थीटा होगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो इसको लिख देंगे हम डायरेक्ट एम बी। आई बात समझ में। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको लिख देंगे एन आई ए फॉर एन टर्न्स। ये रहा हमारा टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड पे फिलहाल बात कर रहे हैं, ये हमारा टॉर्क आ गया। अच्छा ये हमारे पास टॉर्क आ रहा है, टॉर्क ये हमारे पास कहीं ना कहीं इसे जब भी ये थोड़ा बहुत घूमने की कोशिश करता है, मैग्नेट से 90 डिग्री पे लाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा घूमने की कोशिश करता है 90 डिग्री पे, ये वापस इसको मैग्नेट से लाने की कोशिश करते हैं, ये चीज हो रही है। अच्छा ये चीज हम कहीं और भी पढ़ते हैं, ये चीज हम कहीं और भी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, एसएचएम में। एंगुलर एसएचएम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी कुछ कुछ ऐसा ही सीन बन रहा होता है, कोई ऐसी बॉडी होती है जो हमारे पास, हम किसी बॉडी लेते हैं, डिस्क ले सकते हैं, हम कोई रैंडम स्क्वायर टाइप चीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे डिस्क टाइप है, डिस्क टाइप लेते हैं, उसको हम थोड़ा कुछ स्मॉल एंगल से हम वहां पे, हमारे पास एसएचएम की कंडीशन हमें याद है कब आती थी, जब हम एंगल को बहुत स्मॉल लेते थे, जिस एंगल से घुमा रहे हैं, या हमारे पास जो जिस डिस्टेंस से हम किसी स्प्रिंग को जब हम मूव करते थे वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी, तब हमारे पास सॉल्विंग वगैरह करने पे एसएचएम की कंडीशन फुलफिल होती थी, है ना, यही होता था। अब हमारे पास जब वहां पे भी ऐसे ही होता है, जब हम स्मॉल एंगल से मान लो एक डिस्क को हमने थोड़ा सा रोटेट किया, वो हमारे पास ऐसे डांस एकदम करने लग जाता था एसएचएम की तरह, ऐसे एकदम हमारे पास वाइब्रेट टाइप चीज होने लग जाती थी, है ना, यही होता था।
यहाँ पे भी तो वैसे ही हो रहा है, ये थोड़ा सा एंगल ऐसे घूमने की कोशिश करता है, मैग्नेट से वापस 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा घूमने की कोशिश कर रहा है, इसे वापस 90 डिग्री बनाने की कोशिश करती है, वहां पे भी यहाँ पे भी ऐसी चीज हो रही है। तो हम यहाँ पे एंगुलर एसिस्टेंट की एक कंडीशन लगा सकते हैं, इसको हम सी थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? सी क्या है? सी को हम कहेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? आई होगी। अच्छा, मैं बता रहा हूं, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, पहले इसे नोट करो फिर आगे की बात करते हैं। कर ली होगी। इस यहां पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। सबसे पहली टर्म लिखते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी हमें क्या कहती है? करंट सेंसिटिविटी के हिसाब से हमारे पास ये होता है थीटा, सॉरी नहीं ठीक है, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई। ठीक है, थीटा अपॉन आई। अब यहां पे हमारे पास थीटा अपॉन आई को हम कैसे अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा है, तो यहां से हमारे पास थीटा आ गया टॉर्क अपॉन सी, ये आ गया टॉर्क अपॉन सी आई। और टॉर्क की वैल्यू क्या है? और टॉर्क की वैल्यू क्या है? ये टॉर्क अपॉन सी अपॉन आई है, टॉर्क अपॉन सी अपॉन सी इंटू आई। और टॉर्क हमारे पास क्या है? टॉर्क है हमारे पास एन आई ए बी। तो टॉर्क को मैं यहां लिख रहा हूं एन आई ए बी। तो आई से आई कैंसल, देखो एक बार यहां से आई कैंसल हो गया, एक बार इसे देख लो, फिर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। देखो बस आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एन ए बी अपॉन क्या? सी। क्या आई बात समझ में? ये हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। ठीक है, ये होगा अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, V थीटा अपॉन V। एक मिनट, यहां पे हमारे पास V को हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर, कुछ नहीं किया, ओम्स लॉ लगाया सिर्फ। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। थीटा को हम लिख देंगे आई आर। V अगर दे तो V भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, थीटा को हम क्या लिखेंगे? थीटा को हम लिखेंगे वही सेम चीज। अब मैं इसे एन आई ए बी अपॉन सी डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन आई ए बी अपॉन सी आई आर। आई से आई कैंसल, देख लो एक बार। यहां पे हमारे पास अब हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं एन ए बी अपॉन सी आर। ये दो टर्म्स हमारे पास इंपॉर्टेंट आती हैं, किसमें? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में जो पूछी जाती है, एक बार से नोट करो। और इस पे भी हम डायरेक्ट हमसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए से भी नोट करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगली वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।